Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our weekly revision current affairs class. 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम उन्हें दोबारा रिवाइज कराएंगे। 200 प्लस का पार्ट 5 है ये। अगर पार्ट 1 से पार्ट 4 आपने मिस किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आज की क्लास का जो पीडीएफ का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीक के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, गुजरात। हाल ही में गुजरात में शुरू किया गया है किसान सूर्योदय योजना। इस योजना के तहत जो भी गुजरात के किसान हैं उन्हें दिन में यानी कि डे टाइम पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी बिटवीन 5 AM टू 9 PM। इससे जो इरिगेशन की प्रॉब्लम है गुजरात में उससे निजात पाया जा सकेगा। और इसके लिए गुजरात की सरकार ने 3,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जिसमें वर्ष 2023 तक उनका ऐसा अनुमान है कि वो 234 ट्रांसमिशन लाइन्स बिठाएंगे, जिसकी कुल लेंथ है 3,490 किलोमीटर और हर एक ट्रांसमिशन लाइन कैरी करेगी 66 kW की पावर सप्लाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य में पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रथम स्थान हासिल किया है हमारी केंद्रीय सरकार के पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत और उन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन्स डिसबर्स किए हैं इस स्कीम के तहत। इसके अलावा उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, सैंक्शंस एंड डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स। ऑलरेडी जितने भी एप्लीकेशंस उत्तर प्रदेश की सरकार के पास आए हैं उन्होंने 50% से ज़्यादा डिसबर्स कर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च किया जाना है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, 2022। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा वर्ष 2022 तक। और ये निर्णय आता है जब यूएस और भारत यानी कि इसरो और नासा ने स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करने का निर्णय लिया है। इससे ये दोनों देश और इन दोनों की एजेंसीज मिलकर एक सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, पुस्तक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स के लेखक कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, सरप्रीत सिंह। सरप्रीत सिंह ने लिखी है ये किताब जिसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स। और ये किताब एक फिक्शनल वर्जन है जो कि रियल हैपनिंग्स हुई थी इन द ईयर 1984, जिसे हम एंटी सिख राइट्स भी कहते हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे जब एंटी सिख राइट्स हुए थे तो उसमें सिख्स और नॉन सिख्स की ज़िंदगियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ये तब हुआ था जब इंदिरा गांधी, जो तब हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, और उनके 2 बॉडीगार्ड्स ने उन्हें असैसिनेट कर दिया था इन द ईयर 1984। और उसके बाद भारत में एंटी सिख राइट्स हुए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, हाल ही में किस राज्य में युवा अधिवक्ता कल्याण कोष शुरू किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड, जिसके तहत जो भी यंग एडवोकेट्स हैं जो हाल ही में लॉ कॉलेजेस से निकले हैं उन्हें 3,000 रुपये प्रति महीने प्रोवाइड किया जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। बिकॉज उस टाइम वो अपने इंटर्नशिप पीरियड में रहते हैं और वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं किसी भी कोर्ट में, तो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर 3,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, प्रदूषण की शिकायतों के निवारण के लिए दिल्ली सीएम द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, ग्रीन दिल्ली। ग्रीन दिल्ली नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा, जिसके तहत वो पोल्यूशन कंप्लेंट्स को रिड्रेस करेंगे। और इसमें उन्होंने अर्ज किया है सभी सिटीजन्स को पार्टिसिपेट करने के लिए कि कहीं पे भी वो एयर पोल्यूशन देखें, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो या फिर गार्बेज को खुले में जलाया जा रहा हो, तो उसकी वो पिक्चर्स क्लिक करके इस ऐप पे अपलोड कर दें। और जो भी कंसर्न टीम रहेगी उनके पास ये पिक्चर्स चली जाएंगी और उसके बाद उसका निवारण किया जाएगा। और इसमें एक चीज़ मैंडेटरी है कि जिस भी कंसर्न डिपार्टमेंट के पास ये कंप्लेंट जाएगी उन्हें
क्या एक्शन वो ले रहे हैं और उसके बाद की जो पिक्चर है वो अपलोड करनी होगी इस ऐप पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 और 9 अंतरराष्ट्रीय ग्राहक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने जा रही है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी इसरो। इसरो लॉन्च करेगी अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट EOS-01 और 9 इंटरनेशनल कस्टमर स्पेसक्राफ्ट। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत लॉन्च करेगा EOS-01 और 9 इंटरनेशनल कस्टमर स्पेसक्राफ्ट, और ये करेगा वो अपने ऑन बोर्ड पोलर रॉकेट जिसका नाम है PSLV C49, और ये किया जाएगा श्रीहरिकोटा से, जो कि है आंध्र प्रदेश में। और ये पहला होगा आफ्टर जब कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ था मार्च में, उसके बाद ये पहली लॉन्च है बाय दी इसरो। और ये जो EOS-01 है ये कई सारी चीज़ों में काम आएंगी, जैसे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड, फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करने में। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है धरनी पोर्टल फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। जब ये ऐप ये लॉन्च किया गया है धरनी पोर्टल, इसमें अभी फिलहाल सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसकी रजिस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन 3 हफ्ते बाद नॉन एग्रीकल्चर लैंड की भी रजिस्ट्रेशन होगी। और उनका ऐसा अनुमान है कि इससे अब तक जो 54 लाख फार्मर्स हैं उन्हें फ़ायदा हो चुका है, और उनके ऑलरेडी जो डिटेल्स हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं धरनी पोर्टल पे। इससे जो ह्यूमन इंटरफेरेंस रहेगा, करप्शन रहेगा, वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि जिनके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट्स है खाली उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएंगी इस पोर्टल में। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की ओर। 9वां सवाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक का संबोधन किया है। ये पहली बैठक आयोजित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया इज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द फर्स्ट एवर मीटिंग ऑफ द G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। इसके अलावा ब्रीफिंग दे देते हैं। तो बुएनोस एयर्स में वर्ष 2018 में जो G20 नेशंस हैं उन्होंने अग्री किया था ऑन द एंटी करप्शन प्लान फॉर द ईयर 2019 to 21, और इसमें जो G20 मेंबर्स हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है कि कैसे वो डेवलप करेंगे टारगेटेड एक्शंस, ताकि इंटरनेशनल स्तर पे करप्शन को रोका जा सके। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, साद अल-हिरी को इनमें से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी लेबनान। लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव किया गया है साद अल-हिरी का। इससे पहले जब बीरूत पोर्ट पे ब्लास्ट हुआ था तब जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे हसन दिएब, उन्होंने इस्तीफा दिया था, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए मुस्तफ़ा आदिब को चुना गया था एज दी कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर, और अब फाइनली चुना गया है साद अल-हिरी को। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां सवाल, हाल ही में 35 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश को ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी इंडिया। 35 ईयर्स के बाद गवर्निंग बॉडी ऑफ द ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप मिली है भारत को। इसके अलावा 187 मेंबर्स हैं ILO के, और लेबर सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा को इलेक्ट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ ILO फॉर अ पीरियड ऑफ अक्टूबर 20 to जून 21। सवाल, इनमें से कौन सा देश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190th मेंबर बन गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा हैज बिकम द 190th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और IMF की मेंबरशिप के लिए उन्होंने अप्लाई किया था इन जनवरी 2020, और उनका जो इनिशियल कोटा है वो है SDR 82.5 मिलियन, जो कि आता है $116.4 मिलियन। चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां सवाल, कौन सा देश इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा अरब राज्य बन गया है?
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी सूडान। सूडान हैज बिकम द थर्ड अरब स्टेट जिन्होंने अपने रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज किया है विद इजराइल। इससे पहले यूएई एंड बहरीन ने अपने रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज किया है विद इजराइल, और सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज किया गया था बाय इजिप्ट। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसमें हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि यूएस यानी कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हस्तक्षेप किया है और ये पीस डील कायम की है बिटवीन यूएई एंड बहरीन। चलिए बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। 14वां सवाल, यूरोपियन संघ के पर्यावरण मंत्रियों ने नेट शून्य मिशन को राज्यों पर अब कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया है। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य पर लाकर जलवायु तटस्थ बनाने का लक्ष्य रखा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 2050। ये जो डील की गई है इसमें यूरोपियन यूनियन ने 2050 तक ये लक्ष्य रखा है कि वो नेट जीरो एमिशन टारगेट अचीव कर पाएंगे, और इसके लिए उन्होंने अपने सभी राज्यों पर ये लीगली बाइंडिंग कर दिया है। आपको बता देते हैं यूरोपियन यूनियन एक 27 नेशन ब्लॉक है, और ये जो डील है ये उनके पेरिस अग्रीमेंट में उन्होंने जो कहा था उसके साथ भी कंप्लाई होगी। तो चलिए ब्रीफली बता देते हैं नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन क्या है। तो जितना भी कोई भी कंट्री ग्रीन हाउस गैस रिलीज करती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उतने ही वो स्टेप्स लेगी ताकि वो ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब किया जा सके, उसे कम किया जा सके। तो नेट में जितना हम रिलीज करेंगे उतना ही हम एब्जॉर्ब करेंगे, तो नेट में वो जीरो होगा कि नेट ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है। चलिए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां सवाल, लुई आर्स कैटाकोरा को इनमें से किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी बोलीविया। बोलीविया के लुई आर्स कैटाकोरा को चुना गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट, और इसके अलावा डेविड चोकोहुआंका को चुना गया है एज द वाइस प्रेसिडेंट। लुइस आर्स कैटाकोरा ने ये जो इलेक्शन है ये जीता है विद 55.1% ऑफ द वोट, और वो कैंडिडेट थे फ्रॉम बोलीवियाज मूवमेंट टुवर्ड्स सोशलिज्म पार्टी के। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16वां सवाल, उस भारतीय मूल के उम्मीदवार का नाम बताइए जिसे सेशल्स के राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई वेविल रामकालावन, जो कि एक इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट है, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स। 1977 में जब ये देश इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद से यूनाइटेड सेशल्स पार्टी ही पावर में थी, लेकिन अब वेविल रामकालावन के जीतने के बाद उन्होंने इस पार्टी को बाहर कर दिया है और वो अब बन गए हैं न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स। और इसके साथ साथ ये भारत मूल से भी बिलोंग करते हैं क्योंकि इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो एक इंडेंचर्ड लेबर थे फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार। चलिए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां सवाल, किस देश ने अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार को संभालने वाले मंत्रियों की संघाई सहयोग संगठन की 19वीं बैठक की मेजबानी की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी इंडिया। भारत ने होस्ट किया है 19th मीटिंग ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस मिनिस्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की है कि कैसे ये जो हम सभी SCO कंट्रीज हैं उन्हें अपने इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को लेवरेज करना होगा, और उसके साथ साथ पार्टनरशिप्स क्रिएट करनी होंगी बाकी देशों के साथ, ताकि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है इन रीजन्स में उसे और ज़्यादा बूस्टअप किया जा सके। चलिए अब हम बढ़ते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की ओर। 18वां सवाल, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए विश्व बैंक ने भारत के पहले सैंड ड्यून पार्कों को विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी गोवा। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गोवा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के जो प्रोजेक्ट है उसे अप्रूव किया है, और वहां पर भारत का पहला जो सैंड ड्यून पार्क है उसे डेवलप करने के लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और इसके साथ साथ सैंड ड्यून पार्क के साथ साथ वहाँ पर इंटरप्रिटेशन सेंटर्स भी डेवलप किए जाएंगे, जिससे वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्हें और ज़्यादा एडुकेट किया जाएगा, और एक ये टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी सर्व करेगा। चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां सवाल, इनमें से किस संगठन में हाल ही में बिरला पैसिफिक मेट्सपा, यशोवर्धन बिरला और 8 अन्य
को प्रतिभागी बाजारों से 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में बिरला पैसिफिक मेड्सपा, यशोवर्धन बिरला और 8 लोगों को सिक्योरिटीज मार्केट के लिए 2 ईयर्स के लिए बैन किया है। मैं आपको बताती हूँ, इसकी शुरुआत हुई थी इन द ईयर 2011। जून 2011 में बिरला पैसिफिक मेड्सपा लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आए थे और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी थी अपने प्रोस्पेक्टस में जो उन्होंने फॉलो नहीं की थी। इसके अगेंस्ट में सेबी ने उन्हें बार किया है और इसमें यशोवर्धन बिरला को 6 मंथ्स के लिए बार किया है और बिरला पैसिफिक मेड्सपा को 2 वर्षों के लिए बैन किया गया है कि इसमें अब ये सिक्योरिटीज मार्केट में न तो बाई कर सकते हैं न सेल कर सकते हैं और ट्रेड वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां सवाल, फीफा के नवीनतम रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंकिंग क्या है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 109। इंडियन मेंस फुटबॉल टीम की जो रैंकिंग है फीफा के लेटेस्ट रैंकिंग में वो है 109वें नंबर पर और भारत का स्कोर रहा है 1187 पॉइंट्स। इससे पहले जब पहली रैंकिंग आई थी जिसमें उन्होंने कंसिडर किया था नवंबर 19 से जुलाई 2020 में, तब भारत की रैंकिंग थी 108वें नंबर पर और पहले स्थान पर है बेल्जियम और दूसरे स्थान पर है फ्रांस एंड ब्राजील, दूसरे और तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पर है इंग्लैंड। चलिए बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां सवाल, ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव यानी कि ग्रीन इनिशिएटिव के तहत किस कंपनी ने जापानी सरकार के वित्तीय संस्थान के साथ 50 बिलियन जापानीज येन के लिए विदेशी मुद्रा ऋण समझौता किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी एनटीपीसी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने हाल ही में एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है विद जापानीज गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसकी वैल्यूएशन है 50 बिलियन जापानीज येन अंडर द ग्रीन इनिशिएटिव। तो इसके तहत जो भी JBIC है यानी कि जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन है वो 60% फंडिंग करेगी इस ग्रीन इनिशिएटिव के तहत और बाकी की जो 40% फंडिंग है वो आएगी बाकी कमर्शियल बैंक से, जैसे कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, बैंक ऑफ योकोहामा, ये सब बैंक्स मिलके 40% प्रोवाइड करेंगे अंडर दी 50 बिलियन जापानीज येन लोन करेंसी अग्रीमेंट। चलिए बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां सवाल, कितनी राशि तक के ऋणों के लिए RBI ने ऋण संस्थान को ब्याज योजनाओं पर ब्याज की छूट लागू करने को कहा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए 2 करोड़ रुपीस। 2 करोड़ रुपए तक RBI ने जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है कि वो जो इंटरेस्ट स्कीम है उसे वेव ऑफ कर दें। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भारत में मार्च में लॉकडाउन हुआ था तब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी बिकॉज सारे काम वगैरह बंद थे। तो इसके लिए तब RBI ने मोरेटोरियम घोषित किया था फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। शुरुआती दौर में 3 महीनों के लिए था लेकिन उसे बढ़ा करके 6 मंथ्स कर दिया गया था। तो इसमें जो भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस थे, बैंक्स वगैरह थे, वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। तो उसे अब हाल ही में जो नया ऑर्डर आया है बाय द कोर्ट कि उन्हें अब उसे वेव ऑफ करना होगा अप टू लोन अमाउंट ऑफ 2 करोड़ रुपीस। और ये जो भी वो वेव ऑफ करेंगे जब जो कस्टमर है उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तो उसकी रीइंबर्समेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकते हैं। और ये निर्देश उन्हें दिए गए हैं कि उन्हें कंप्लीट करना है ये क्रेडिट टू द कस्टमर्स अकाउंट बाय 5th of November। चलिए बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां सवाल, भारत द्वारा मध्य एशियाई देशों को प्राथमिकता विकासात्मक परियोजनाओं के लिए कितनी राशि की पेशकश की गई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए 1 बिलियन US डॉलर्स। तो हाल ही में भारत ने 1 बिलियन US का लाइन ऑफ क्रेडिट अमाउंट दिया है टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज फॉर प्रायोरिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। और ये दिए गए हैं उनके काउंटर पार्ट्स को जिसका नाम है कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये जो कंट्रीज है ये अपने प्रायोरिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इसे यूज़ कर सकेंगी जिसमें इन देश की जो कनेक्टिविटी है
वो इम्प्रूव की जा सकेगी, वहाँ पे जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। एनर्जी, एडुकेशन, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर में भी ये अमाउंट काम आ सकेगा ताकि इन देशों का डेवलपमेंट हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24वां सवाल, किस बैंक पर RBI ने वित्तीय उत्पादों के लिए विपणन दंडों का उल्लंघन करने के लिए 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, DCB बैंक पे। हाल ही में RBI ने DCB बैंक पे 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग नॉर्म्स फॉर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का वायलेशन किया है, और ये जुर्माना उन्होंने लगाया है 28 अक्टूबर 2020 को। तो इससे पहले RBI ने कुछ प्रोविजंस और डायरेक्शंस इशू किए थे जिसमें थे मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस, उसके कुछ गाइडलाइंस वगैरह थे, उसके उल्लंघन के लिए DCB बैंक को पेनल्टी दी गई है फॉर 22 लाख रुपीस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां सवाल, किस बैंक ने हाल ही में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि JBIC के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में JBIC ने और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर 1 बिलियन लोन अग्रीमेंट साइन किए हैं। इसके तहत भारत में जो भी जापानीज कार कंपनीज हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे जो भी फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भी काम आएगा। तो इसमें से $600 मिलियन प्रोवाइड किया जाएगा बाय JBIC, और बाकी के जो $400 मिलियन हैं वो बाकी के कमर्शियल बैंक जैसे कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, MUFG बैंक, मिज़ोहू बैंक, शिजुका बैंक और बैंक ऑफ योकोहामा प्रोवाइड करेंगे। इससे जो भी क्रेडिट फ्लो है वो कंटिन्यू हो जाएगा ताकि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है ये और ज़्यादा बूस्ट हो सके भारत में। चलिए बढ़ते हैं अब अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस की ओर। 26वां सवाल, डायरेक्टर जनरल डेंटल सर्विसेज एंड कर्नल कमांडेंट ऑफ आर्मी डेंटल कॉर्प्स का चार्ज किसने अज्यूम किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज बी, लेफ्टिनेंट जनरल नंद किशोर साहू को अपॉइंट किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द डेंटल सर्विसेज एंड कर्नल कमांडेंट ऑफ आर्मी डेंटल कॉर्प्स, और इसके साथ साथ उनका 37 साल का एसोसिएशन रहा है विद आर मिलिट्री, और उसमें उन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होल्ड किए हैं जैसे कमांडेंट ऑफ अ यूनिट इन कश्मीर वैली। इसके अलावा वो कमांडेंट एडवाइजर रह चुके हैं ऑफ द वेस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न कमांड्स। चलिए बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां सवाल, इनमें से किसे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, विमल जुल्का। विमल जुल्का को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, और उन्होंने जगह ली है ऑफ जॉन लोफ हेगन। इससे जो इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसे और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां सवाल, डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, रोहित शर्मा। इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डॉक्टर ट्रस्ट। तो डॉक्टर ट्रस्ट के जो कैंपेन्स वगैरह हैं वो रोल आउट होंगे फ्रॉम अक्टूबर 2020, और ये सब जगह रहेंगे जैसे कि टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन चैनल्स में, और इसमें वो उनके नए कैंपेन में नजर आएंगे। और मैं आपको बता दूं डॉक्टर ट्रस्ट एक हेल्थ केयर ब्रांड है। चलिए बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। 29वां सवाल, कौन सा बैंक RBI के खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर वित्तीय सूचना प्रदाता यानी कि FIP के रूप में आने वाला पहला बैंक बन गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, इंडसइंड बैंक। IndusInd Bank is the first bank to go live as the financial information provider on RBI's account aggregator framework। इससे कई सारे फायदे होंगे उनके कस्टमर्स को, जैसे कि वो डिजिटली ही काफ़ी कुछ एक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि वो अपनी स्टेटमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, अपने डिपॉजिट्स वगैरह ट्रैक कर सकेंगे। इसके अलावा उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है उसे वो प्लान कर सकेंगे, चाहे वो PF हो, शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड हो, EPF हो या फिर PPF हो। और इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड्स की जो सुविधाएं हैं वो अवेल कर सकते हैं, और ये सब किया जाएगा ऑन अ सिंगल वीडियो।
सिंगल विंडो, जिससे कि जो भी कस्टमर्स वगैरह है वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकते हैं अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड, और इसमें जितना भी ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा, ताकि अपने घर पे ही बैठ के वो ये सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई यशवर्धन के सिन्हा। यशवर्धन के सिन्हा जो कि एक पूर्व डिप्लोमेट रह चुके हैं ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू UK एंड श्रीलंका, उन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इन्होंने रिप्लेस किया है बिमल जुल्का को। चलिए अब हम बढ़ते हैं अवार्ड्स की ओर। 31वां सवाल, फोर्ब्स की दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 में भारतीय PSU में किस कंपनी का पहला स्थान आया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को फीचर किया गया है ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ द इंडियन PSUs फोर्ब्स के वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 में। और NTPC ने जो अपना ये पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर रखा है, जिसमें उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट पीपल को सही काम पे लगाया है, और उनके जो भी प्रैक्टिसेस है इन टर्म्स ऑफ हायरिंग, एंगेजमेंट, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, इससे काफ़ी एक ये यूनिक पूरा माहौल मिलता है NTPC को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32वां सवाल, उस F1 रेस ड्राइवर का नाम बताइए जिसने पुर्तगाली GP जीता है और रिकॉर्ड 90वीं F1 जीत के साथ माइकल शूमाकर को पछाड़ दिया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज E ल्यूइस हैमिल्टन। ब्रिटिश ड्राइवर ल्यूइस हैमिल्टन ने एक रिकॉर्ड कायम किया है 25 अक्टूबर को, और उसके साथ साथ उन्होंने पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है, और माइकल शूमाकर का जो करियर रिकॉर्ड रहा है उनको उसने पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर है दूसरे नंबर पर है वैल्टरी बोटास, और तीसरे नंबर पर है मैक्स वर्स्टैपेन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33वां सवाल, फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में इनमें से किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी सैमसंग। सैमसंग ने टॉप किया है इन दी वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020, और जो कि रिलीज किया गया है बाय फोर्ब्स। इसके अलावा पहले नंबर पर है अमेजॉन, दूसरे नंबर पर है अमेजॉन, तीसरे नंबर पर है IBM, चौथे नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, और 5वें नंबर पर है LG। और इसके अलावा भारत से पहले नंबर पर है HCL टेक्नोलॉजी, और बैंकों की श्रेणी में सबसे पहले नंबर पर है HDFC बैंक फ्रॉम इंडिया। चलिए बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां सवाल, उस युवा बांग्लादेशी लड़के का नाम बताइए जिसने भारतीय संस्कृति संबंध परिषद यानी कि ICCR द्वारा आयोजित वैश्विक कला प्रतियोगिता में $1000 का विशेष पुरस्कार जीता है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 6 वर्षीय बांग्लादेशी लड़के अंजर मुस्तीन अली ने जीता है $1000 का प्राइज। और ये जो पूरा ग्लोबल आर्ट कंपटीशन है ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द ICCR, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, और इसमें लगभग 8000 आर्ट वर्क्स में से ये प्राइज दिया गया है अंजार को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने 2020 संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन ने जीता है 2020 यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। तो ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को एक साथ मर्ज किया है, और इसमें ये जो हिंदू कुश रीजन में जो घर हैं जहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की जाती, वहाँ पर ये काम कर रहे हैं ताकि सोलर एनर्जी के माध्यम से उन घरों तक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके, और इसके लिए उन्होंने सोलर ग्रिड्स, सोलर पैनल्स भी बिठाए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36वां सवाल,
लास वेगस मूवी अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ बाल या फिर युवा अभिनेत्री का पुरस्कार इनमें से किसने जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी के महाश्वेतम। 10 वर्षीय के महाश्वेता जो कि क्लास 5 स्टूडेंट है फ्रॉम तिरुपुर और जिन्होंने अब तक सिर्फ 4 मलयालम शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है और उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीता है अपने एक्टिंग के लिए। और अब हाल ही में उन्होंने जीता है बेस्ट चाइल्ड या फिर यंग एक्ट्रेस का अवार्ड एट द लास वेगास मूवी अवार्ड्स 2020। और ये जो अवार्ड उन्हें दिया गया है ये दिया गया है इन द कैटेगरी फ्रॉम 5 to 12 ईयर्स और जिसमें 100 कंट्रीज से कंटेस्टेंट्स थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां सवाल, किसे डॉक्टर तुलसीदास चूज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी सतीश मिश्रा। डॉक्टर सतीश मिश्रा को दिया गया है डॉक्टर तुलसीदास चौक अवार्ड 2020। इसके अलावा डॉक्टर सतीश मिश्रा काम कर रहे थे मलेरियन पैरासाइट्स के लाइफ साइकिल के ऊपर, जो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें 2 होस्ट इन्वॉल्व होते हैं और ये 3 इन्वासिव स्टेजेस का पूरी प्रक्रिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38वां सवाल, न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस द्वारा लगातार 12वीं बार इनमें से किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज EDBS बैंक, यानी कि डेवलपमेंटल बैंक ऑफ सिंगापुर ने 12th कंसेक्यूटिव टाइम जीता है एज द 4th सेफेस्ट कमर्शियल बैंक इन द वर्ल्ड और ग्लोबली इनकी जो रैंकिंग है वो है 14th सेफेस्ट बैंक। और ये जो पब्लिकेशन हाल ही में की गई है ये की गई है बाय ग्लोबल फाइनेंस, जो कि एक न्यूयॉर्क बेस्ड ट्रेड पब्लिकेशन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39th क्वेश्चन, बॉस्टन के 30वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्ट महोत्सव में इनमें से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ओम पुरी। लेट एक्टर ओम पुरी को सम्मानित किया गया है एट द 3rd इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एट बॉस्टन विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इनके बिहाफ में इनकी वाइफ नंदिता पुरी ने अवार्ड कलेक्ट किया है। और इसके साथ साथ कई सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है टू कांठी। चलिए अब हम बढ़ते हैं कमिटीज की तरफ। 40वां सवाल, गुरु तेग बहादुर की 400वीं वर्षगांठ के लिए भारत सरकार द्वारा गठित 70 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इज द हेड ऑफ द 70 मेंबर हाई लेवल कमेटी जो कि हमारे भारतीय सरकार द्वारा सेटअप की गई थी टू कॉमेमोरेट द 400th एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर। तो चलिए जान लेते हैं गुरु तेग बहादुर कौन है। तो गुरु तेग बहादुर सिखों के जो गुरु हैं श्री हरि गोविंद सिंह जी उनके बेटे हैं और ये उनके जो 10 मेन गुरुज हैं उनमें से 9वें नंबर पर स्थान आता है गुरु तेग बहादुर का। इन्होंने मुगलों के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ की थी और इन्होंने उनके विरोध में भी गए थे क्योंकि कश्मीरी जब पंडित्स को ज़बरदस्ती उनके रिलीजन चेंज करवा दिए जा रहे थे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उन्हें जाना जाता है। तो ये जो 70 मेंबर की हाई लेवल कमेटी है इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं, जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह इसमें शामिल हैं, अजय भल्ला भी इस कमेटी में, हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हैं, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह भी इस कमेटी में शामिल हैं। और ये जो कमेटी है ये देख रेख करेगी इन दी अप्रूवल ऑफ पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोग्राम्स और सुपरवाइज और गाइड करेगी इस कमेमोरेशन को। इसके अलावा वो डेट्स वगैरह भी डिसाइड करेंगी कि कब ये सेलिब्रेट वगैरह किया जा सके। चलिए अब हम बढ़ते हैं MOUs एंड पार्टनरशिप्स की ओर। 41वां सवाल, किस कंपनी के सहयोग से लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और संस्कृति मंत्रालय द्वारा वस्तुत लॉन्च किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज गूगल। जो लाइफ इन अ मिनिएचर प्रोजेक्ट है उसे वर्चुअली लॉन्च किया गया है बाय द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन एसोसिएशन विद गूगल। और इसका उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय मंत्री फॉर स्टेट एंड एग्रीकल्चर श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअली। इसके माध्यम से जो गूगल आर्ट्स एंड कल्चरल ऐप है उस पर जो ऑनलाइन व्यूवर्स है वो
फर्स्ट ऑगमेंटेड रियलिटी पावर्ड आर्ट गैलरी डिजाइन देख सकते हैं। उसके अलावा जो भी मिनिएचर पेंटिंग्स वगैरह हैं उसमें छोटी छोटी डिटेल्स वगैरह भी वो देख सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 42वां सवाल, इनमें से कौन सतर्कता जागरूकता सप्ताह के साथ साथ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइज करता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन अलॉन्ग विद द विजिलेंस अवेयरनेस वीक। तो जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है वो भारत में हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। और इसका उद्घाटन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसका जो थीम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विजिलेंट इंडिया प्रॉस्पेरस इंडिया। चलिए बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन की तरफ। 43rd क्वेश्चन, SMEs और स्टार्टअप को समर्थन देने और एक्सचेंज पर उनकी लिस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किस स्टॉक एक्सचेंज ने ICCI के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज CBSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में एक MOU साइन किया है विद ICCI जो कि है इन्वेंटिवप्रेन्योर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसके तहत वो SMEs यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेंगे, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे और इसके साथ साथ उनकी मदद करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के लिए। इसके साथ साथ वो कई सारे इंडस्ट्री कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे इन स्टार्टअप्स को और SMEs को, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड की जाएगी और उसके साथ साथ कई सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे, फंड्स को एक्सेलरेट किया जाएगा, नॉलेज ट्रांसमिशन किया जाएगा ताकि इन्हें बढ़ावा मिले और इन्हें लिस्ट किया जा सके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 44th क्वेश्चन, किस देश की डाक सेवा के साथ इंडिया पोस्ट ने डाक शिपमेंट्स संबंधित डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज C यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के USPS यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस और इंडियन पोस्ट ने हाल ही में एक अग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत पोस्टल शिपमेंट से जो रिलेटा है वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के माध्यम से उसे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज किया जाएगा। इसका सिर्फ एक ही पर्पस है ताकि दोनों देशों के बीच में ये जो पोस्टल सर्विस के माध्यम से आवाजाही हो रही है, चाहे लेटर्स की हो या पार्सल्स की हो, इससे कस्टम्स में पहुंचने से पहले ही क्लियर किया जाएगा ताकि कस्टम्स में जितना भी टाइम वेस्ट होता है किसी पार्सल को स्टॉक होने में वो कम किया जा सके। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स से लगभग 60% जो लेटर्स हैं वो भारत को आते हैं और भारत से 20% लेटर्स 20 से 30% चाहे EMS के माध्यम से हो या फिर इंडियन पोस्ट के माध्यम से हो, ये सब जाते हैं US को। तो ये जो अग्रीमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और इससे दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन भी बढ़ेगा। चलिए बढ़ते 45वें क्वेश्चन की तरफ। 45वां सवाल, 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज D माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने टाई अप किया है विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसके तहत वो 1 लाख महिलाओं और युवाओं को डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड करेंगे और उसे एम्पावर करेंगे। और इसके साथ साथ जब उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह खत्म हो जाएंगी तो NSDC और माइक्रोसॉफ्ट मिलकर एक जॉइंट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जो उन्हें आगे जॉब में काम आ सकेगा। और ये सबसे ज़्यादा अभी के टाइम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोगों की जॉब गई है ड्यू टू कोविड-19, तो उन्हें ये एक्स्ट्रा स्किल मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट की मदद से। और उसके साथ साथ जो फर्स्ट टाइम जॉब अप्लायर्स हैं उन्हें भी एक एक्स्ट्रा स्किल लर्न करने मिलेगी। इससे यंग जो हमारे युवा हैं, विमेन हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं और भी चोरीज की तरफ। 46 क्वेश्चन, ली कुन ही का हाल ही में निधन हुआ है, वो इनमें से किस कंपनी के अध्यक्ष थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज B सैमसंग। ली कुन ही सैमसंग के अध्यक्ष थे जो कि साउथ कोरिया की सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है जो कि है सैमसंग ग्रुप। ली कुन ही ने अपने करियर में सैमसंग को एक छोटी मोटी स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस से बढ़ा करके दुनिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाया है ऑफ स्मार्टफोन्स एंड मेमोरी चिप। इसके अलावा वो साउथ कोरिया के सबसे रिचेस्ट आदमी थे। फोर्ब्स के हिसाब से उनकी जो वेल्थ है वो है $21 बिलियन।
चलिए बढ़ते 47वें क्वेश्चन की ओर। दिग्गज अभिनेता से नेता बने नरेश कानोडिया का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस राज्य को बिलोंग करते थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, गुजरात। नरेश कानोडिया जो कि एक लेजेंडरी एक्टर टर्न पॉलिटिशियन थे, वो गुजरात को बिलोंग करते थे और उन्होंने अपने करियर में 300 से ज़्यादा गुजराती फिल्मों में काम किया है और 2012 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। 48वां सवाल, केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस राज्य के पूर्व सीएम थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, गुजरात। गुजरात के पूर्व चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल का हाल ही में निधन हुआ है एट द एज ऑफ 92। इसके अलावा वो एक वरिष्ठ बीजेपी लीडर भी थे और वो 2 बार रह चुके हैं गुजरात के मुख्यमंत्री इन द ईयर 1995 एंड अगेन ड्यूरिंग 1998 टू 2001 और उसके बाद उन्हें सक्सीड किया है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। चलिए अब हम आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन जो कि है इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स 2020 नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे और उनका थीम है 2020 का द फ्यूचर वी वांट, द यूएन वी नीड, रीफॉर्मिंग आवर कलेक्टिव कमिटमेंट टू मल्टीलेटरिज्म। यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1945 लेकिन इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है सिंस द ईयर 1948। तो इस वर्ष उनकी 75th इस्टेब्लिशमेंट एनिवर्सरी है। वर्ल्ड पोलियो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को और उनका इस वर्ष का थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। और इसके अलावा वर्ल्ड पोलियो डे बनाया जाता है जोनस सल्क के सम्मान में उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, जिन्होंने पहली टीम डेवलप की थी जो वैक्सीन रेडी कर रही थी अगेंस्ट पोलियो। इसके अलावा 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब बढ़ते हैं 28 अक्टूबर की ओर। 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल एनिमेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये शुरू किया गया था इन द ईयर 2002। 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल इंटरनेट डे, जो हमारी लाइफ में एक रेवोल्यूशन लेके आया है और सबसे पहली जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेज ट्रांसफर की गई थी फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर वो की गई थी इन द ईयर 1969। यानी कि 1969 से हर साल 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब बढ़ते हैं 30 अक्टूबर की ओर। 30 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सेविंग डे, ताकि लोगों को एनकरेज किया जाए सेव करने के लिए और ये सेलिब्रेट किया जा रहा है सिंस द ईयर 1924। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेंट्स हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।